आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। डार्क सीजन 3 एपिसोड नंबर 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जोनस को ऑल्ट मार्था एक पैरेलल वर्ल्ड में लेकर चली गई थी, मगर अपोकलिप्स के बाद बाकी विंडन में क्या हुआ, इस एपिसोड में पता चलेगा। वैसे ये जानने के लिए कि सीजन 2 के आखिर में हुए अपोकलिप्स में कौन-कौन जिंदा बचा, ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस एपिसोड में हमें 3 अलग-अलग टाइमलाइंस दिखाई जाती हैं। कहानी की शुरुआत होती है जोनस और मार्था से। एक्चुअली मार्था एक सपना देख रही है जिसमें वो जोनस के साथ मौजूद है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो सामने अडल्ट जोनस बैठा हुआ है। ये 1888 की बात है। जिस मार्था को हम देख रहे हैं वो ऑल्टरनेट यूनिवर्स से आई मार्था है। हमें पता चलता है कि अडल्ट जोनस ने बारतोश, फ्रांसिस्का और मैग्नस के साथ ट्रैवल तो कर लिया था, मगर वो 1888 में आकर फंस गया है। इनके पास न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है और इसीलिए ये टाइम ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। खैर, वो मार्था को लेकर बारतोश, फ्रांसिस्का और मैग्नस के पास पहुंचता है, जो उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं। मगर अडल्ट जोनस उन्हें जल्द ही बता देता है कि ये मार्था उनकी मार्था नहीं है, बल्कि ये ऑल्टरनेट दुनिया से आई है। मार्था इन लोगों को बताती है कि जैसे तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई, वैसे ही मेरी दुनिया भी खतरे में है। हम लोगों को मिलकर काम करना होगा ताकि दोनों दुनियाओं को बचाया जा सके। अब पहुंचते हैं 22 सितंबर 1987 में। हम यहाँ कतरीना को देखते हैं जो खानवाल्ड हाउस के अंदर मौजूद है। यहाँ पर मिकेल ईनस के साथ रहता है। पिछले सीजन की आखिर में कतरीना ने केव के जरिए 1987 में ट्रैवल किया था और फिलहाल वो यहीं पर रुकी हुई है। वो मिकेल को वापस लेकर जाने के लिए आई थी, मगर इस घर में फिलहाल ईनस और मिकेल नहीं हैं। वो लोग शहर से कहीं बाहर गए हुए हैं। इस बीच कतरीना इसी घर में रह रही है और मिकेल का इंतजार कर रही है। उसके कंधों पर एक और बड़ी जिम्मेदारी है, उसे अपने हस्बैंड उल्रिक को ढूंढना है। अगले सीन में हमें जाना को दिखाया जाता है। वो काफी अपसेट नजर आ रही है। उसका बेटा मैड्स गायब हो गया है और इन लोगों ने एक खाली कॉफिन को दफना दिया है। जाना इस बात से संतुष्ट नहीं है। उसे लग रहा है कि इन्हें मैड्स को ढूंढना चाहिए। इस बात से तसल्ली नहीं कर लेनी चाहिए कि शायद मैड्स मर गया होगा। वो यहाँ पर अपने हस्बैंड ट्रॉन्टे को काफी ताने मारती है। कहती है, तुम्हें जितनी दिलचस्पी क्लॉडिया को ढूंढने में है, उतनी अगर ट्रॉन्टे को ढूंढने में होती तो शायद ट्रॉन्टे मिल जाता। आपको याद होगा कि पिछले सीजन में क्लॉडिया ने अपने पिता एगॉन को गलती से मार दिया था और उसके बाद वो गायब हो गई थी। पहुंचते हैं इसी दुनिया के फ्यूचर में 22 सितंबर 2020। ये अपोकलिप्स के बाद की बात है। हमें पीटर डॉपलर और एलिजाबेथ को दिखाया जाता है। ये पावर प्लांट के आसपास भटक रहे हैं, बल्कि इसके अंदर जाना चाहते हैं। यहाँ मौजूद गार्ड्स उसे बताते हैं कि अगले 5 दिनों में पावर प्लांट के आसपास दीवार बना दी जाएगी। आपको याद होगा कि इससे भी ज्यादा फ्यूचर में जब हमें लेकर जाया जाता है तो हमें पता चलता है पावर प्लांट के आसपास वाकई एक काफी ऊंची दीवार बनी हुई है। तो फिलहाल उसी दीवार को बनाने का काम शुरू होने वाला है। खैर, पीटर अपनी बेटी एलिजाबेथ को लेकर पावर प्लांट के अंदर जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो पीटर और एलिजाबेथ शार्लेट और फ्रांसिस्का को ढूंढ रहे हैं। अभी तक इन दोनों की डेड बॉडी नहीं मिली है और इसीलिए पीटर और एलिजाबेथ को उम्मीद है कि शायद ये जिंदा हों, शायद इन्होंने टाइम ट्रैवल कर लिया हो। यहाँ पर मरने वालों की तस्वीरें लगी हुई हैं, जिसके जरिए हमें पता चलता है कि सीजन 1 और 2 के कई सारे किरदार मारे गए हैं। पहुंचते हैं 1888 में, जहां पर बारतोश, फ्रांसिस्का और मैग्नस मार्था से कई सारे सवाल कर रहे हैं। मार्था इन्हें अपनी दुनिया के बारे में बताती है और ये भी कि उसकी दुनिया में जोनस एग्जिस्ट नहीं करता। अडल्ट जोनस यहाँ मार्था से काफी गुस्सा नजर आ रहा है। उसे लगता है कि ये मार्था झूठ कह रही है। उसे लग रहा है कि इस मार्था को शायद एडम ने भेजा है। मार्था बताती है कि मैं यंग जोनस से मिली थी, जिस वजह से अडल्ट जोनस को उस पर और ज्यादा शक हो जाता है। पहली बात तो ये कि उसने अभी अभी बताया कि उसकी दुनिया में जोनस एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो फिर वो यंग जोनस से कैसे मिली। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अडल्ट जोनस को मार्था से मिलना याद नहीं है। हम जानते हैं कि मार्था यहाँ पर झूठ नहीं कह रही है, वो वाकई यंग जोनस से मिली थी। तो अडल्ट जोनस को ये बात याद क्यों नहीं है? ये हो सकता है कि आगे चलकर टाइमलाइंस वाकई चेंज हो जाएं,
या ये भी हो सकता है कि हम 2 से ज़्यादा टाइमलाइंस देख रहे हैं। अभी तक हमें एक ही जोनस के बारे में पता है जो ओरिजिनल दुनिया में एग्जिस्ट करता था। ऑल्टरनेट वर्ल्ड में कोई जोनस है ही नहीं। तो यंग जोनस और ये जो अडल्ट जोनस है और जो एडम है वो एक ही जोनस होने चाहिए। यंग जोनस के साथ जो भी हो रहा है उसकी मेमोरीज अडल्ट जोनस और एडम के पास होनी चाहिए। मगर यहाँ पर जो अडल्ट जोनस मौजूद है उसे मार्था से मिलना याद नहीं है। खैर थोड़ी देर में यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो देख नहीं सकता। ये शायद एच.जी. तन्हौस का दादा है। हमें पता चलता है कि वो जोनस के एक्सपेरिमेंट्स को फंड कर रहा है और उसी ने इन लोगों को रहने के लिए भी जगह दी हुई है। ये इंसान टाइम ट्रैवल में बिलीव करता है और इसीलिए इन सारे एक्सपेरिमेंट्स का खर्च उठा रहा है। वो यहाँ पर मार्था से भी मिलता है और उसे कहता है मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं 22 सितंबर 1987 में। यहाँ कतरीना स्कूल पहुंची हुई है और मिकेल के बारे में सवाल जवाब कर रही है। वो यहाँ उल्ड्रिक, हैना और अपने ही यंग सेल्फ से टकराती है। वो इनसे मिकेल के बारे में सवाल जवाब कर रही है, बट हम जानते हैं कि ये बच्चे काफी बदतमीज हैं। वो कतरीना को सीधे मुंह जवाब नहीं देते और बातों बातों में कहते हैं कि एक पागल ने इस बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की थी। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात होती है। कतरीना छोटी हैना को धमकाती है और कहती है कि उल्ड्रिक और मिकेल से दूर रहना। हम जानते हैं हैना पर इस धमकी का कोई असर नहीं पड़ा था और आगे चलकर उसने मिकेल से शादी की थी और फिर उल्ड्रिक के साथ भी उसका अफेयर था। खैर कतरीना पुलिस स्टेशन जाती है और यहाँ पर मिकेल से जुड़े सवाल जवाब करती है। मिकेल का नाम ऑलरेडी बदलकर माइकल हो चुका है। कतरीना को बताया जाता है कि माइकल को किडनैप करने की कोशिश की गई थी और इसी वजह से इनस और माइकल फिलहाल शहर के बाहर चले गए हैं। उनकी इंफॉर्मेशन सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज के पास है। कतरीना को अंदाजा हो गया है कि जिस मैडमैन की ये सारे लोग बातें कर रहे हैं शायद वो उल्ड्रिक है। दोबारा से ट्रॉन्टे को दिखाया जाता है। लग रहा है जाना की बातें सही थी। ट्रॉन्टे को क्लॉडिया को ढूंढने में ज्यादा इंटरेस्ट है। वो पावर प्लांट पहुंचा हुआ है और क्लॉडिया के असिस्टेंट जैस्मिन से बात करता है। वो उसे पूछता है कि क्या क्लॉडिया गायब होने से पहले कुछ अलग बर्ताव कर रही थी। बताया जाता है कि एक बूढ़ी औरत एक कुत्ते के साथ क्लॉडिया से मिलने आई थी और उसी के बाद से क्लॉडिया के हाव भाव बदल गए थे। ट्रॉन्टे न्यूक्लियर प्लांट से वापस अपने घर की तरफ जा रहा है और उसे रास्ते में रजीना दिखती है। वो उसे लिफ्ट देता है। रेजिना के पास वो डॉग भी मौजूद है जो बूढ़ी क्लॉडिया ने यंग क्लॉडिया को दिया था। हम जानते हैं इसका नाम है ग्रेचन। ये शायद दुनिया का पहला जानवर है जिसने टाइम ट्रैवल किया था। फिलहाल ट्रॉन्टे ग्रेचन को देख रहा है और कह रहा है कि ये ग्रेचन जैसी दिख रही है। गाड़ी में ट्रॉन्टे और रेजिना की बातचीत होती है। वो उससे पूछती है कि क्या मैड्स और मेरी माँ के गायब होने के बीच कनेक्शन है। ट्रॉन्टे के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। वो रेजिना से पूछता है कि क्या क्लॉडिया ने तुम्हें किसी बूढ़ी औरत के बारे में बताया था। रेजिना के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। ट्रॉन्टे इशारों इशारों में रेजिना से उसके पिता के बारे में बात करने की कोशिश करता है कि क्या रेजिना जानती है कि उसके पिता कौन हैं। रेजिना इस बात पर अनकंफर्टेबल हो जाती है और कहती है कि मुझे आप गाड़ी से बाहर उतार दें। साथ ही हमें एहसास होता है कि ट्रॉन्टे को लगता है रेजिना उसकी बेटी है। शायद रेजिना को भी इस बात का अंदाजा है मगर वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ऐसा हो सकता है कि ट्रॉन्टे ही रेजिना का पिता हो क्योंकि क्लॉडिया के हस्बैंड के बारे में या उसके किसी बॉयफ्रेंड के बारे में हमें पिछले 2 सीजन्स में नहीं बताया गया। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि एक जमाने में ट्रॉन्टे और क्लॉडिया का अफेयर था। ओके अब चलते हैं 22 सितंबर 2020 में। एपोकलिप्स के बाद अडल्ट क्लॉडिया एक टेप रिकॉर्ड कर रही है। वो बता रही है 27 जून 2020 में हुए एपोकलिप्स के बाद सिर्फ कुछ ही सर्वाइवर्स बचे थे जिनमें से एक वो खुद है। वो कहती है अभी तक मैं इस बात का पता नहीं लगा पाई हूं कि विंडन में ये प्रलय क्यों आई। क्लॉडिया यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग कर रही है उसे हम सीजन 2 में सुन चुके हैं। जोनस जब टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में गया था तो इन्हीं रिकॉर्डिंग्स को फॉलो कर रहा था। वहीं पीटर और एलिजाबेथ तबाह हुए विंडन में इधर उधर भटक रहे हैं। वो किसी तरह का सुराग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फ्रांसिस्का और शार्लेट को ढूंढ सकें। यहाँ अचानक एलिजाबेथ से छोटा नोआ टकराता है। ये दोनों लिखकर एक दूसरे से बात करते हैं। वो बताती है कि मैं अपनी माँ और बहन को ढूंढ रही हूँ और नोआ इसे कहता है कि मैं गुफा तलाश रहा हूँ। तभी वहां पर पीटर पहुंचता है और नोआ पर भड़कता है। कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो।
और यहाँ से उसे जाने के लिए भी कहता है। यंग नोआ पीटर को बताता है कि तुम एलिजाबेथ को प्रोटेक्ट कर सकते हो तो करो, मगर जल्द ही तुम मरने वाले हो और उसके बाद एलिजाबेथ का ख्याल मैं रखूंगा। ओके, तो पीटर की मौत होने वाली है। एलिजाबेथ के लिए इतना ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि एक तो उसने अपनी माँ को खो दिया, उसने अपनी बहन को खो दिया और अब वो अपने पिता को भी खोने वाली है। ये देखकर हम समझ सकते हैं कि फ्यूचर में चलकर एलिजाबेथ इतनी ब्रूटल क्यों हो जाएगी। वापस पहुंचते हैं 1888 में। बारतोश मार्था से अकेले में बात करने पहुंचता है। वो जोनस के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। कहता है जोनस काफी बदल गया है। वो बताता है कि हम यहाँ पर फंस चुके हैं और टाइम ट्रैवल नहीं कर पा रहे। हमारे पास टाइम ट्रैवल करने के लिए न्यूक्लियर मटेरियल ही नहीं है। आप इस न्यूक्लियर मटेरियल को एक तरह का पेट्रोल समझ सकते हैं जिसके बिना इनके टाइम ट्रैवल की गाड़ी नहीं चलेगी। दोबारा से उसी बूढ़े शख्स को दिखाया जाता है जो शायद एच.जी. तन्हौस का दादा है। वो जोनस को कह रहा है कि मार्था की वजह से डिस्ट्रैक्ट मत हो। वो कह रहा है कि पैराडाइज पर फोकस करें, अपने काम पर फोकस करें, ताकि दुनिया में बुरी घटनाएं ना हो और हम एक परफेक्ट वर्ल्ड बना सकें। फिर वो कहता है सिक मुंडस क्रिएटस एस्ट। इस मोमेंट से हमें इतना तो समझ में आ जाता है कि यही वो जोनस है जो आगे चलकर एडम बनेगा। एडम की जो सीक्रेट सोसाइटी है उसका नाम भी सिक मुंडस क्रिएटस एस्ट है। वैसे इन शब्दों के बारे में और बातें जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अब आते हैं 1987 में। यहाँ अडल्ट कतरीना उसी मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच गई है जहां उल्रिक कैद है। वो यहाँ हेलन एल्बर्ट से मिलती है जो खुद कतरीना की माँ है। वो उसे पहचान जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि उसे उल्रिक से मिलने दें। हेलन इस बात से कन्विंस नहीं है कि ये औरत उल्रिक की बीवी है। कतरीना यहाँ उसका लॉकेट नोटिस करती है और कहती है कि मेरी माँ के पास भी ऐसा ही लॉकेट है। हम इस लॉकेट को पहले भी देख चुके हैं। यही लॉकेट जोनस और मार्था को झील के किनारे मिला था। खैर, कतरीना लॉकेट के बारे में बात करके हेलन को कन्विंस कर लेती है और उसे उल्रिक से मिलने की इजाजत दे दी जाती है। जब वो उल्रिक के पास पहुंचती है तो देखती है उल्रिक खुद अपने साथ चेस खेल रहा है। आपको याद होगा कि उसने 2019 से 1953 में ट्रैवल किया था। अब वो यहाँ 33 सालों से भी ज्यादा गुजार चुका है। पूरे डार्क में मुझे उल्रिक की स्टोरी सबसे ज्यादा सैड लगती है। भले ही वो चीटर है, भले ही उसने छोटे हेल्गे को मारने की कोशिश की, मगर उसे जरूरत से ज्यादा सजा मिल चुकी है। खैर, कतरीना उसे देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। वो उसके हाथ थामती है और कहती है मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवा कर रहूंगी। न्यूक्लियर प्लांट में क्लॉडिया की असिस्टेंट जैस्मिन ऑफिस से बाहर निकलने वाली होती है, मगर यहाँ वही 3 लोग पहुंचते हैं जिन्हें हमें एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इनमें एक बच्चा है, एक बूढ़ा है और एक जवान आदमी। इन्होंने ही बर्न डॉपलर को मारा था और फिलहाल ये प्रेग्नेंट जैस्मिन का भी कत्ल कर देते हैं। वैसे इतना जान लीजिए कि यहाँ पर जो डायलॉग मारा जाता है, नर्क खाली है और सारे शैतान यहाँ मौजूद हैं। ये विलियम शेक्सपियर के एक मशहूर प्ले का डायलॉग है। ओके, पहुंचते हैं जाना के पास। यहाँ ट्रॉन्टे भी आ चुका है। जाना उससे पूछती है कि तुम हमारे साथ हो या नहीं। ट्रॉन्टे को एहसास हो चुका है कि क्लॉडिया उसकी दुनिया से जा चुकी है, शायद वो वापस नहीं आएगी। वो ये भी समझता है कि रेजिना उसकी बेटी है, मगर फिर भी वो अपने परिवार को चुनता है। जाना और उल्रिक को चूज करता है। साल 2020 में अडल्ट क्लॉडिया ने किसी तरह से अपनी बेटी रेजिना को जिंदा रखा हुआ है। आपको याद होगा कि रेजिना को कैंसर है। यहाँ पर कोई मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद नहीं है और रेजिना की मौत करीब है। क्लॉडिया थोड़ी देर के लिए रेजिना के पास आती है और फिर कहती है कि मुझे जाना होगा। उसके जाने के बाद यहाँ पर बूढ़ा ट्रॉन्टे आता है। रेजिना उसे देखकर पहचान जाती है। अब मुझे ये क्लियर नहीं है कि ट्रॉन्टे जिंदा कैसे है। वो बंकर के अंदर नहीं था, ना ही उसने टाइम ट्रैवल किया था। तो क्या इस ट्रॉन्टे ने किसी और तरीके से टाइम ट्रैवल किया और ये बच गया अपोकलिप्स से, या फिर ये ट्रॉन्टे ऑल्टरनेट वर्ल्ड का ट्रॉन्टे है। खैर, इस ट्रॉन्टे की असलियत जो भी हो, वो यहाँ पर एक बहुत ही बुरा काम करता है। वो तकिया उठाता है और बीमार रेजिना का दम घोटकर उसे मार डालता है। ऐसा करने से पहले वो कहता है उसने मुझे कहा है कि तुम्हें बचाने का सिर्फ यही रास्ता है। किसने? किसकी बात कर रहा है? किसने ट्रॉन्टे को कहा है कि रेजिना को मार डालो?
वो यहाँ पर शी शब्द का इस्तेमाल करता है, तो क्या क्लॉडिया ने ट्रोंटे को रेजिना को मारने के लिए कहा है या किसी और ने? ये कंफ्यूजिंग है, मगर आगे आने वाले एपिसोड्स में क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलते हैं 2053 में। हमें शार्लेट को दिखाया जाता है जो जिंदा है। आपको याद होगा कि पिछले सीजन की आखिर में वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में मौजूद थी, मगर इससे पहले कि अपोकलिप्स विंडन को तबाह करे, उसने पोर्टल के जरिए टाइम ट्रैवल कर लिया था और इसीलिए वो 2053 में पहुंच गई। उसके साथ यहाँ एलिजाबेथ भी मौजूद है। शार्लेट एक पुरानी तस्वीर देख रही है। इन दोनों का रिश्ता काफी अजीब है। ये दोनों ही एक दूसरे की माँ हैं, एक दूसरे की बेटी हैं। एलिजाबेथ यहाँ शार्लेट को कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एक दूसरे से ठीक वैसे ही सर जोड़ लेते हैं जैसे छोटी एलिजाबेथ और शार्लेट करते थे। वापस चलते हैं 1987 में। टीन कतरीना अपने घर पर बैठी हुई है, आराम से म्यूजिक सुन रही है और उसकी माँ हेलेन घर पर आती है। वो उसे बिना मतलब सर पर मारती है और उससे काफी बुरी तरह से बर्ताव करती है। थोड़ी देर पहले जब हमें अडल्ट कतरीना को दिखाया था तो वो अपनी माँ को देखकर काफी इमोशनल हो गई थी, मगर यहाँ जो टीन कतरीना मौजूद है उसे अपनी माँ से शायद सिर्फ चिढ़ है क्योंकि उसकी माँ काफी अब्यूजिव है। 1888 में चलते हैं। बारतोश मार्था को उस जगह पर लेकर आता है जो आगे चलकर एडम का ऑफिस बनेगा। बारतोश बताता है कि ये एक सीक्रेट सोसाइटी है और जो बूढ़ा तनहाउस यहाँ पर मौजूद है वो इस सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा है। ये लोग टाइम ट्रैवल में बिलीव करते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि तनहाउस फैमिली का मकसद है टाइम ट्रैवल को किसी तरह से पॉसिबल करना। बारतोश बताता है कि जोनस ने इस जगह पर टाइम ट्रैवल किया था और वो जानता है कि यहाँ पर टाइम ट्रैवल मशीन बनेगी और फिलहाल अडल्ट जोनस उसी बात को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो मार्था से कहता है कि जोनस ने तुमसे पूछा था कि क्या एडम ने उसे भेजा है। वो जानना चाहता है कि एडम कौन है। मार्था बारतोश को बताती है कि जोनस ही एडम है। एपिसोड के आखिरी सीक्वेंस में हम पहुंचते हैं बूढ़ी मार्था के पास, यानी कि ऑल्टरनेट वर्ल्ड में। वो यंग जोनस से कह रही है, हमें अपना अंत नहीं पता। वो मोक्ष और नर्क दोनों की बात करती है। कहती है कि हम अपनी किस्मत से नहीं भाग सकते। इस बूढ़ी मार्था के हिसाब से भले ही अलग अलग टाइमलाइन में हम अलग अलग चीजें चूज करें, मगर एंड रिजल्ट हमेशा एक ही होगा। वो कहती है, हम कितनी भी कोशिश कर लें, आखिरकार एपोकलिप्स आएगा ही और बाकी लोग भी मारे जाएंगे। वो बताती है कि इस ऑल्टरनेट वर्ल्ड में भी अगले 3 दिन के अंदर एपोकलिप्स होगा, यानी जिस तरह से यंग जोनस की दुनिया तबाह हो गई, उसी तरह से ये दुनिया भी खत्म होने वाली है। ये बूढ़ी मार्था यंग जोनस को गाइड कर रही है और शायद जोनस से कुछ ऐसे काम करवाएगी ताकि दुनियाएं तबाह ना हों। खैर, उसके जोनस से मिलने के पीछे वजह जो भी है, हमें इतना समझ में आ चुका है कि जिस तरह से जोनस की टाइमलाइन में एक एडम था, उसी तरह से इस टाइमलाइन में एक ईव है। जैसे एडम का एक बड़ा प्लान है, इस बूढ़ी मार्था के दिमाग में भी कुछ तो चल रहा है। खैर, खत्म हो जाता है ये एपिसोड। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट्स के जरिए जरूर पूछिए। बाकी आगे के एपिसोड्स भी मैं जल्दी जल्दी बनाने वाली हूँ। बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अब भी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।